अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 पार्ट 6। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 था आमदनी और खर्च के ख्याल, यानी कि आवक अने खर्चना ख्याल। तो इससे पहले के पीरियड में मैंने आपको क्या बताया था, हमने क्या सीखा था कि औसतन खर्च और मामूली खर्च के दरमियान का ताल्लुक़ देखा था। इसके बाद हमने देखा था कि मामूली खर्च और औसतन खर्च अगर बड़ा होए तो क्या होता है, बराबर होगा तो क्या होता है। अब देखेंगे हम कि तवील अरसे की औसतन खर्च का खर्च, यानी कि लांबा गाळानी सरेराश खर्चनी रेखा। क्या कहेंगे? लांबा गाळानी सरेराश खर्चनी रेखा। तो प्रोफेसर बेनहाम जणावे छे, यानी कि प्रोफेसर बेनहाम का मानना है बोलते हैं कि तवील अरसे में जो साकिन खर्च और गैर साकिन खर्च इसकी दर्जाबंदी नहीं हो सकती। किसकी? तवील अरसे का साकिन खर्च की और गैर साकिन खर्च की दर्जाबंदी हो नहीं सकती। ऐसा कौन मानता है? प्रोफेसर बेनहाम। तो तवील अरसे की जो तमाम खर्च होते हैं, तवील अरसे के जो तमाम खर्च होते हैं वो कैसे माने जाते हैं? गैर साकिन होते हैं। लेकिन कम अरसे का जो खर्च है वो साकिन और गैर साकिन के अंदर उसे तकसीम किया जाता है। तो प्रोफेसर बेनहाम क्या मानते हैं कि जो तवील अरसे का खर्च है, जो साकिन खर्च और गैर साकिन खर्च है, इसकी हम दर्जाबंदी नहीं कर सकते। लेकिन तवील अरसे के अंदर जो तमाम गैर साकिन खर्च होते हैं, जो जितने भी खर्च होते हैं वो क्या कहलाएंगे? गैर साकिन कहलाएंगे। और जो कम अरसे का खर्च होता है वो साकिन और गैर साकिन के अंदर उसको क्या किया जाता है? तकसीम करने के बाद तवील अरसी का जो खर्च होता है वो गैर मुताल्लिक बनता है। क्या बनता है? गैर मुताल्लिक। अब साकिन और गैर साकिन खर्च के अंदर जो फ़र्क है वो कम अरसे के लिए होता है। दोनों के दरमियान के अंदर जो फ़र्क बताते वो क्या बताते हैं कि कम अरसे के लिए होता है। दोनों के दरमियान का जो फ़र्क होता है, यानी कि साकिन और गैर साकिन के अंदर जो फ़र्क होता है वो कम अरसे के लिए होता है। लेकिन तवील अरसे के अंदर, यानी कि तवील अरसे के दरमियान के अंदर पैदावार का तनासुब में क्या हो जाता है? इजाफ़ा करने के लिए जो कारखानेदार हैगा वो अपने वसाइल का तनासुब में क्या करेगा? इजाफ़ा करेगा। और जब वसाइल में इजाफ़ा करेगा तो क्या बढ़ेगा? उसके अंदर किस में इजाफ़ा होगा? उसके खर्च में भी इजाफ़ा होगा, क्योंकि जब वो पैदावार में इजाफ़ा कर रहा है तो पैदावार के तमाम वसाइल में वो लाने के लिए अपने सरमाया लगाएगा, जिसके नतीजे में क्या होता है कि अगर वो कोई कारखानेदार अपने वसाइल का तनासुब बढ़ा रहा है तो वसाइल के तनासुब के साथ साथ जब वो बढ़ाएगा तो उसके खर्च में भी क्या होगा? इजाफ़ा होगा। अगर इसीलिए तो जो साकिन खर्च है वो उसमें होता नहीं है। लेकिन कारखानेदार अब नतीजन क्या करता है कि जो गैर साकिन खर्च है उसकी पैदावार के साथ में इजाफ़ा भी करता है और अपने जो पैदावार है उसमें तो तनासुब करता है, लेकिन नतीजन क्या उसका निकलता है कि जो उसका गैर साकिन खर्च है उसकी पैदावार में भी उसका इजाफ़ा होगा। क्योंकि जब वो पैदावार में इजाफ़ा कर रहा है तो साथों साथ उसके जो वसाइल जो लाने के हैं उसमें भी वो अपना सरमाया लगाएगा। नतीजन क्या होता है कि उसके गैर साकिन खर्च है उसमें भी इजाफ़ा हो जाएगा। अब चलो एक मिसाल के साथ हम समझेंगे कि एक कारखाना जो काम करता है, काम करने के लिए वो अपने मज़दूरों को तनख्वाह कम अरसे के अंदर साकिन गिनता है। कम अरसे में जो तनख्वाह देता है उसे वो क्या गिना जाता है? उसे साकिन खर्च गिनता है। लेकिन बाज़ार के अंदर वो देख रहा है कि बाज़ार में अशिया की जो मांग है उसमें इजाफ़ा हुआ, तो जो पैदावार करने वाला है उसको क्या लगेगा, यानी कि कारखानेदार को क्या लगेगा कि अगर ये मांग कायम यानी कि हमेशा के लिए होती है या फिर तवील अरसे के लिए होती है तो वो क्या करेगा?
कि उसके पास मज़दूर कम है, तो उसकी इजाफ़ा करने के लिए क्या करेगा वो कि मज़दूर जो होते हैं ज़्यादा मज़दूरों के ऊपर काम रखेगा, या फिर उसके पास मज़दूर कम है तो वो मज़दूरों को बढ़ाएगा, तादाद उसकी रखेगा। लेकिन जब तादाद बढ़ाएगा तो लगता है कि उसका फैक्ट्री जो कारखाना है, जो सनत है वो छोटी हो रही है, तो वो ज़मीन का कोई एक छोटा सा टुकड़ा लेगा। लेकिन वो टुकड़े लेने के लिए देखो उसकी पैदावार में उसने इजाफ़ा किया। क्यों इजाफ़ा किया? कि उसको लग रहा है कि बाज़ार के अंदर की जो अशिया है उसकी मांग बढ़ रही है, या वो मांग अगर मांग हमेशा के लिए भी हो सकती है या तवील अरसे के लिए भी हो सकती है। तो उसको लग रहा है तो वो क्या करेगा कि मज़दूरों में इजाफ़ा करेगा। साथ ही साथ उसको लगता है कि मेरी ज़मीन कम पड़ रही है या मेरी फैक्ट्री छोटी है, तो उसके अंदर वो इजाफ़ा करेगा। तो ये तमाम के तमाम को उसको कुछ ना कुछ तनख्वाह, भाड़ा ये देना ही पड़ेगा, तो वो देना पड़ता है। इसीलिए तवील अरसे के अंदर जो उसका साकिन खर्च वो नहीं माना जाता, बल्कि वो खर्च को हम क्या कहेंगे? गैर साकिन खर्च मानेंगे। कि मज़दूरों का इजाफ़ा कर रहा है, ज़मीन में इजाफ़ा कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो इजाफ़ा करता है उसके खर्च में भी इजाफ़ा होगा। तो जो इजाफ़ा जो खर्च में करता है तो वो जो खर्च होएगा वो साकिन खर्च नहीं कहलाएगा, बल्कि कौन सा खर्च कहलाएगा? गैर साकिन खर्च को से माना जाएगा। तो ये हुआ तवील अरसे की औसतन खर्च का खत। अब इसके बाद हम देखेंगे आमदनी के ख्याल। क्या देखेंगे? आमदनी के ख्याल, जिसको गुजराती में कहेंगे आवकना ख्यालो। तो सरमाया बाज़ार की सहूलत में पैदावार के मकासद से कोई भी कंपनी वो ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल करना चाहती है, इसीलिए वो अपनी आमदनी के ख्याल की अहमियत ज़्यादा देती है। कि कोई भी व्यापारी होगा, कोई भी कारोबार करने वाला होगा या कोई भी कारखानेदार होगा, वो बाज़ार के अंदर जो अपना सरमाया लगाते हैं तो किस मकसद से वो लगाता है कि जो सरमाया लगा रहा है उसके इवज़ में उससे से ज़्यादा नफ़ा हासिल हो, इसलिए वो अपना सरमाया लगाता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो आमदनी का जो ख्याल है उसको अहमियत देता है। तो कारखानेदार की कुल आवक यानी कि कुल आमदनी और उसका कुल खर्च से ज़्यादा अगर कारखानेदार को जो मिलता है तो वो क्या कहलाता है? उसके लिए नफ़ा कहलाता है। यानी कि जो वो खर्च कर रहा है और ख़र्च करने के बाद वो कारखानेदार जब उसकी बाज़ार में अशिया रखता है और उसने जितना भी खर्च किया है उससे ज़्यादा उसको अगर मिलता है तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा? नफ़ा कहलाएगा। और कारखानेदार के यानी के मुताबिक जो कारखानेदार है वो कुल अपनी आमदनी और कुल खर्च से अगर कम होती है तो कारखानेदार को क्या हो जाएगी? नुकसान जाएगा, क्योंकि उसने पैसा ज़्यादा लगाया, लेकिन पैसा ज़्यादा लगाने के बाद बाज़ार में वो अशिया की कोई मांग नहीं है और वो बिक नहीं रही है, तो उसने जितना पैसा लगाया वो जितने पैसे के अगर कम आता है, जितना पे मान लो कि उसने 1,00,000-1,50,000 लगाया, लेकिन उसके पास जो आ रहा है वो 50,000 आ रहा है, लेकिन उसने सरमाया उस अशिया के ऊपर कारखानेदार ने कितने लगाया? 1,00,000-1,50,000 लगाया, लेकिन 50,000 ही जिसको मिल रहा है तो उसको क्या जाएगी? खोट जाएगी, यानी कि उसको क्या हो जाएगा? नुकसान जाएगा। लेकिन अगर कारखानेदार 1,50,000 लाख लगाता है कोई अशिया के ऊपर ने उससे ज़्यादा उसको मिलते हैं, 3 लाख मिलते हैं, 4 लाख मिलते हैं, तो वो उसका क्या कहलाएगा? नफ़ा कहलाएगा, क्योंकि उसने उस अशिया के पीछे पैसा कम खर्चा है और उसको मुनाफा ज़्यादा हासिल हो रहा है। लेकिन अगर अशिया के पीछे वो पैसा ज़्यादा लगाता है और वो बाज़ार में उसकी अशिया वो कम बिक रही है तो उसे क्या हो जाएगी? खोट जाएगी, यानी कि नुकसान जाएगा। तो लेकिन नफ़े के इस तमीज़ से वो कुल अपनी आमद से औसतन आवक यानी कि आमदनी और मामूली खर्च को हम क्या कहेंगे? इसमें मैंने मामूली खर्च बताया है, लेकिन मामूली खर्च का मतलब होता है कि जो हम खर्च करते हैं उसके ऊपर जो ज़्यादा पैसा हमको मिलता है वो सीमांत आवक कहलाएगी, यानी कि ज़्यादा का पैसा, जिसे हम कहेंगे मामूली आमदनी, या फिर हम यूँ भी कहेंगे कि ज़्यादा का पैसा। मान लो कि मैंने अगर 200 रुपये की कोई अशिया ली है ने वो 200 रुपये की अशिया मैंने 250 रुपये में बेची है, तो 200 रुपये के इवज़ में मेरे को जो 50 रुपये का ज़्यादा मिल रहा है वो मेरा क्या कहलाएगा? सीमांत आवक कहलाएगी, यानी कि वो मेरा मामूली खर्च कहलाएगा या ज़्यादा आमदनी कहलाएगी।
तो सीमा यानी कि मामूली खर्च के ख्याल की वजह से उसको वो अहमियत देता है। किसको देता है? आमदनी को। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या समझेंगे? कुल आमदनी, फिर औसतन आवक और मामूली खर्च का जो ख्याल है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो आमदनी का ख्याल आपको समझ में आया कि जो कारखानेदार है वो ज़्यादा अहमियत देता है। किसको अहमियत देता है? आमदनी के ख्याल से, कि अगर वो बाज़ार के अंदर कोई अशिया रखता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो, इसलिए वो किसको? आमदनी के ख्याल को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो अब इसके बाद हम क्या देखेंगे? कुल आमदनी, औसतन आमदनी और मामूली खर्च के ख्याल के बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि कुल आमदनी यानी कि क्या कहेंगे गुजराती में, जिसे सरेराश आवक। कुल आमदनी यानी कि सरेराश आवक। अब कुल आमदनी तो जो कारखानेदार है, कुल आमदनी जो कारखानेदार है वो पैदावार करने वाली इकाई की अशिया यानी कि एक अशिया को जो फ़रोख्त के बदले में उसे जो सरमाया हासिल होता है उसे हम क्या कहेंगे? आमदनी कहेंगे। यानी कि क्या कहेंगे? आमदनी कहेंगे कि कारखानेदार पैदा की हुई इकाई की, यानी कि एकमनो यानी कि एक चीज़, एकमनो यानी कि तनासुब भी बोल सकते हैं कि तनासुब की फ़रोख्त का जो सरमाया उसे हासिल होता है उसे आमदनी कहते हैं। तो कारखानेदार अपनी कुल आमदनी कारखाने के ज़रिए फ़रोख्त करता है और जो रकम हासिल करता है उसे क्या कहेंगे? आमदनी कहेंगे। तो इस रकम को वो कुल आमदनी और कीमत फ़रोख्त की आवक के तौर पर हम उसे पहचानते हैं। हम उसे किस तरह से पहचानेंगे? कि कुल आवक यानी कि कुल आमदनी या फिर फ़रोख्त आमदनी, इसके तौर पर हम उसे जानेंगे। तो कुल आमदनी यानी कि मान लो कि कोई इंसान है वो फ़रोख्त कर रहा है, तो वो जब वो बेचेगा वो कितने निकालता है रोज़ाना के और उसके एवज़ में उसको कितना रुपया सरमाया मिल रहा है, तो वो उसकी रोज़ाना की क्या कहलाएगी? आमदनी कहलाएगी। अब कारखानेदार की कुल आमदनी के मुनहसिर इसके ऊपर दो बातें हैं। किसके ऊपर है इसकी बातें? दो बातों पर मुनहसिर है। किसकी? कुल आमदनी। तो कुल आमदनी किसके ऊपर मुनहसिर है? दो बातों पर मुनहसिर है। एक तो है कि एक कम डिट, जिसको हम कहेंगे फ़ी, यानी कि एक चीज़, फ़ी का यानी कि कीमत, यानी कि एक अशिया की कीमत और उसकी कुल फ़रोख्त, ये दो बातों के ऊपर कुल आमदनी मुनहसिर होती है कि एक अशिया वो कितने में फ़रोख्त कर रहा है और उसकी कितनी कुल फ़रोख्त हुई। ये दो बातों के ऊपर कुल आमदनी दारोमदार रखती है। अगर ये दोनों अवामिल, इसमें से कोई भी एक अवामिल में तब्दीली आती है तो कारखानेदार की आमदनी में भी क्या आएगी? तब्दीली आने ही वाली है। कि अगर उसकी कीमत यानी कि एक अशिया की कीमत में या फिर उसकी कुल फ़रोख्त में अगर कोई तब्दीली आती है, दोनों अवामिलों में से दोनों में से किसी एक में भी अगर तब्दीली आती है तो जाहिर सी बात है कि कारखानेदार की आमदनी में भी तब्दीली आएगी। क्योंकि पहले वो अशिया, मान लो कि एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि अगर कोई कारखानेदार है, उसकी अशिया एक चीज़ बिक रही है, लेकिन उसकी कुल आमदनी भी ज़्यादा हो रही है क्योंकि अशिया रोज़ की ज़्यादा निकल रही है और उसकी आमदनी भी फुल हो रही है। लेकिन बाय चांस अगर मंदी आ जाती है या कोई कारण होता है तो उसकी जो अशिया है उसकी फ़रोख्त में अगर कमी आती है तो उसकी जो आमदनी है उसके अंदर भी तब्दीली आने ही वाली है। तो हम इसको एक उदाहरण यानी कि एक मिसाल के ज़रिए समझेंगे कि मान लो कि एक कारखानेदार है जो पेन की पैदावार करती है, बॉल पेन की पैदावार करती है और उस पेन की बाज़ार के अंदर कीमत 50 रुपये रखती है। यानी कि एक बॉल पेन की कीमत कितनी रख रही है? वो 50 रुपये रख रही है और कारखानेदार की कुल फ़रोख्त कीमत कितनी है? 100 एकम है। 100 एकम यानी कि 100 तनासुब में, एकम यानी कि 100 इकाई होती है। तो जो कारखानेदार है उसकी जो कुल आवक है वो क्या कहलाएगी?
कि उसका तनासुब कितना है, 100 है, और उसकी फ़ीकस यानी कि फ़ी रेट यानी कि कितनी है, 1 है, 50 रुपये की 1। तो 50 को मैं अगर 100 से देती हूँ तो मैं क्या कहलाएगी, वो मेरे को जो पैसा मुझे मिलेगा वो मेरे क्या कहलाएगी, कुल आमदनी कहलाएगी। तो देखो मैंने यहाँ पर ज़ाब्ता लिखा है कि सबसे पहले मैं ज़ाब्ते के बारे में आपको बताती हूँ कि जो TR है वो TR को हम क्या कहेंगे, कुल आमदनी। TR को हम क्या कहेंगे, कुल आमदनी। Q को हम क्या कहेंगे, फ़रोख्त की इकाई। क्या कहेंगे, Q को फ़रोख्त की इकाई। और जो हमारा P है उसको हम कहेंगे अशिया की कीमत। तो मेरे पास देखो कि TR यानी कि क्या आएगा मेरे पास, कुल आवक हमको TR निकालनी है। तो कुल आवक मेरे पास कितनी है, 5000 रुपये है। Q यानी कि क्या बताया मैंने, Q की फ़रोख्त की इकाई। तो फ़रोख्त की इकाई मैंने कितनी बताई, मिसाल के अंदर 100 बताई, और एक पेन की कीमत यानी कि अशिया की कीमत मैंने कितने लिए, यहाँ पर 50 लिए। तो मैं Q इंटू P करूँगी यानी कि 100 को मैं 50 से ज़र्ब दूँगी, तो मेरे पास जो कुल आवक हासिल होगी वो कितनी हासिल होगी, 5000 रुपये हासिल होगी। यानी कि मेरी कुल आवक कैसी होगी, 5000। तो हम इसका ज़ाब्ता लिख सकते हैं कुल आमदनी का कि TR इज़ इक्वल टू Q इंटू P, या फिर TR इज़ इक्वल टू Q ज़रब P, या फिर याद नहीं रहे तो कुल आमदनी बराबर फ़रोख्त की इकाई ज़र्ब अशिया की कीमत। या फिर गुजराती में इसको यूँ लिख सकते हैं कि कुल आवक इज़ इक्वल टू वेचाणा एकमो इंटू वस्तुनी कीमत। तो ये हमारा ज़ाब्ता हुआ। किसका ज़ाब्ता है ये हमारा, कुल आवक का यानी कि कुल आमदनी का। तो जो अगर फ़रोख्त इकाई के अंदर इजाफ़ा या कमी होती है, यानी उसकी कीमत में कमी होती है या इजाफ़ा होता है, तो दोनों में अगर कोई भी तब्दीली आती है तो उसका पूरा असर किसके ऊपर जाएगा, कारखानेदार की कुल आमदनी के ऊपर जाएगा, कि उसकी जो कुल आमदनी है वो रकम में इसके अंदर जो बदलाव आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे, क्या देखेंगे, औसत आमदनी। अभी तक हमने क्या देखा था, औसत खर्च देखा था, है ना। अब हम देखेंगे औसत आमदनी, जिसे हम कहेंगे सरेराश आवक। क्या कहेंगे, सरेराश आवक। तो सरेराश आवक हम किसको कहेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं कि कोई एक कारखानेदार की औसतन आवक उस कारखानेदार की कुल आमदनी को पैदावार की इकाई से तकसीम करने पर हमें जो रकम हासिल होती है उसे औसतन आमदनी कहते हैं। क्या कहेंगे कि कोई एक कारखानेदार की औसतन आमदनी उसकी, या फिर शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि कारखानेदार की कुल आमदनी को कुल पैदावार की इकाई से या फिर कुल फ़रोख्त की इकाई से तकसीम करने पर जो रकम हासिल होती है उसे औसतन आमदनी कहते हैं। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे कि कुल आमदनी को कुल पैदावार से तकसीम करने पर जो हमको आमदनी हासिल होती है उसे औसतन आमदनी कहते हैं। तो अब इसको हम देखेंगे कि इसका भी एक ज़ाब्ता है। तो औसतन आमदनी का भी ज़ाब्ता है। तो अभी तक हमने जो पहले देखा था वो कुल आवक था, अब हम देखेंगे औसतन आमदनी। तो औसतन आमदनी के लिए हम क्या लेंगे, AR। क्या लेंगे, AR। औसतन आमदनी यानी कि AR, और TR यानी कि क्या बताया मैंने आपको, TR का मतलब होता है कुल आमदनी। TR का मतलब होता है कुल आमदनी, क्योंकि इससे पहले ही हमने TR का सूत्र देखा था कुल आमदनी का कि TR इज़ इक्वल टू Q इंटू P। तो अब हम क्या देखेंगे, औसतन आमदनी देखेंगे। तो औसतन आमदनी के अंदर हमारा ज़ाब्ता क्या है, AR का मतलब होता है औसतन आमदनी, TR का मतलब होता है कुल आमदनी, और Q मैंने पहले ही आपको बता दिया कि Q को हम क्या कहेंगे, फ़रोख्त की इकाई। तो AR इज़ इक्वल टू TR अपॉन Q, यानी कि औसतन आमदनी बराबर कुल आमदनी अपॉन कुल फ़रोख्त भी लिख सकते हैं आप।
अब इसको गुजराती में क्या कहेंगे कि सरेराश आवक इज इक्वल टू कुल आवक अपाउन कुल वेचाण। तो यहाँ पर क्या दिया है